नमस्कार बंधुओं, जैसा कि मैं आप सभी के लिए एमए तृतीय सेमेस्टर की क्लासें चला रहा हूं। इससे पहले हमने वाल्मीकि, वेदव्यास, कालिदास, अश्वघोष आदि के बारे में जाना है, समझा है। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट करें और प्लेलिस्ट में जा कर के उन सब वीडियो को देख सकते हैं। हमने सिलेबस को भी बताया है बड़ी विधिवत तरीके से कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या जानना है, क्या क्या समझना है। उसके बाद पेपर 1 के लिए हमने मॉडल पेपर भी कराया है कि आखिरकार इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो मित्र, अब मैं चाहता हूं कि आप सभी को एक एक जितने भी कवि हैं उनके बारे में बताने के बाद जो अन्य विषय हैं पेपर 1 के लिए उन सबको मैं बताऊं। उसके बाद पेपर 2 के लिए भी व्याख्यान मैं चलाऊंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप चैनल से हमारे जुड़िए और जो भी कुछ गलती हो या बताने में, समझाने में आप कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बातें पहुंचाएंगे ताकि मैं समझ पाऊंगा। तो मित्र, आज चलते हैं भारवी के विषय में। भारवी की एकमात्र कृति जो महाकाव्य है किरातार्जुनीयम, उसके विषय में थोड़ी चर्चा होगी और इनके भारवी अर्थगौरव, इनके अर्थगौरव के विषय में चर्चा होगी और इनका परिचय क्या है वो इनका परिचय जानेंगे उसके बाद। ठीक है, तो चलते हैं भारवी के विषय में जानते हैं। भारवी संस्कृत के महान कवि हैं। वे अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। कहा भी गया है भारवे अर्थ गौरवम। क्या कहा गया है? भारवे अर्थ गौरवम। कहते हैं ना, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम आगे संति तयो गुणः। अब देखिए, एक उक्ति है जिसको कपिल जी ने कहा है भारवी के विषय में। अर्थ दीधति संविताम सन्निरसुहासिनी अज्योलुक निसंदन्ना निरानंद भारवे इव भारवेह। ठीक है, उसके बाद कहा कि भारवी का प्रामाणिक जीवन वृत्त सर्वथा प्राप्त है। भारवी के विषय में कुछ किंवदंतियां प्राप्त होती हैं। पहली किंवदंती है कि इनके पिता जो थे श्रीधर थे। एक तो इनके पिता का नाम श्रीधर मिलता है, मगर जो दंडी द्वारा लिखित अवंती सुंदरी कथा है उसमें इनके पिता का नाम नारायण स्वामी मिलता है। किनके पिता का नाम? भारवी के पिता का नाम। तो भारवी की माता का क्या नाम था भैया? भारवी की माता का नाम था सुशीला। क्या नाम था भारवी की माता का? सुशीला। पहले तो आपको मैं एकदम बेसिक सामान्य परिचय बता देता हूं, उसके बाद जो किताबों में उल्लिखित है ना उन बातों को मैं बताता हूं किताब से पूरा उसका फोटो खींच करके। क्योंकि देखिए मित्र, अगर मैं इतना पूरा लिखूंगा कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि अब आप एमए के छात्र हो चुके हैं, आपको थोड़ा बताना तो बनता नहीं है। इसलिए इतना बताएं ताकि वो पर्याप्त हो सके। भले ही मैं किताबों से आपको पीडीएफ काट के देता हूं तो उतना देता हूं जितना आपको पढ़ना हो। अगर आप किताब से पढ़ेंगे, शायद एक बार आप उसको पढ़ेंगे, फिर समझेंगे, फिर पेपर देखेंगे, बड़ी कठिनाई है, मतलब कि बहुत मेहनत करना होगा। मैं जब यहाँ से आपको शॉर्ट फॉर्म में दे दूंगा तो आपको समझने में बड़ी सरलता होगी। तो आपने जाना कि इनकी माता का नाम सुशीला था। किनकी माता का नाम मित्र? जो भारवी हैं उनकी माता का नाम। और पत्नी का क्या नाम है? रसिकवती या रसिका। क्या नाम है? रसिकवती या रसिका इनकी पत्नी का नाम है। किनकी पत्नी का नाम? भारवी के पत्नी का नाम। अब पुत्र का नाम है मनोरथ और भारवी का वास्तविक नाम दामोदर है। उपाधि इनका है भारवी है और आतपात्र है। ठीक, इनका जो प्रामाणिक समय मिलता है 6वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध मिलता है। अब जन्म स्थान क्या है इनका? दक्षिण भारत में नासिक प्रदेश के अचलपुर, जो एचिलपुर ऐसा मिलता है। जो श्री NC जो चटर्जी हैं ये ट्रावणकोर इनका जन्म स्थान मानते हैं। ठीक है, अवंती सुंदरी कथा हमने बताया कि दंडी की रचना है। इसके अनुसार इनका जो स्थान है, जन्म स्थान है,
उदाहरण नगरी प्राप्त होता है। इनका संप्रदाय जो है वो शैव संप्रदाय है। अब आप जानेंगे कि भारवी के पिता कौन थे? श्रीधर थे। अब अगर कहा जाए कि श्रीधर का पुत्र भारवी, भारवी का पुत्र मनोरथ, मनोरथ का पुत्र वीरदत्त गौरी और पौत्र इसका मतलब वीरदत्त का पुत्र दंडी। ठीक है, वही दंडी अवंती सुंदरी कथा वाले। ठीक। आचार्य मल्लीनाथ ने भारवी के किरातार्जुनीयम पर घंटापथ, क्या मित्र? घंटापथ नामक टीका लिखी है। अगर पूछा जाए कि मल्लीनाथ ने किरातार्जुनीयम पर कौन सी टीका लिखी है तो आप बताएंगे घंटापथ। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, हमने पहले ही बता दिया। मल्लीनाथ ने भारवी की कविता की उपमा नारियल के फल से करते हैं। कैसे? कहते हैं कि नारिकेल फल सम्मितम वचो, नारिकेल फलम सम्मितम वचो। ठीक है। अब कहा कि भारवे अर्थ गौरवम। अब वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, किरातार्जुनीयम के जो मंगलाचरण है उसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। जो उसका मंगलाचरण है कहता है श्रिया कुरूणाम अधिपस् पालनिम प्रजा सुवृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम सावर्णलिंगी विदिता समाययौ योधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचरः। ठीक है। जो ये लिया गया है ये महाभारत का वन पर्व, यानी कि जो इसका उपजीव्य है ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाकवि भारवी की एकमात्र महाकाव्य किरातार्जुनीयम 18 सर्गों सहित 1040 श्लोकों में निबद्ध है। इस महाकाव्य के नायक के रूप में अर्जुन धीरोदात्त तथा प्रतिनायक के रूप में किरात वेशधारी शिव हैं। नायक प्रतिनायक के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। कैसे? कहा कि जो किरात है वो प्रतिनायक है और अर्जुन जो मतलब प्रतिनायक है और अर्जुन जो है वही नायक है। तो कहा कि किरातार्जुनीयम यानी कि किरात और अर्जुन यानी कि नायक के नाम पर, नायक और प्रतिनायक के नाम पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किस महाकाव्य का नामकरण नायक और प्रतिनायक से हुआ है तो आप बता पाएंगे किरातार्जुनीयम। ठीक है। इसकी नायिका द्रौपदी हैं। इस महाकाव्य में मुख्य रस वीर गौड़ के रूप में श्रृंगार आदि है। रीति एवं गुण जो है पांचाली रीति है और ओज गुण है। इनकी रचना बृहत्त्रयी के अंतर्गत गिनी जाती है। इसके पहले के पेपर में आपसे पूछा गया था कि बृहत्त्रयी की रचना और रचनाकारों का नाम बताइए, तो यहीं से क्वेश्चन आ गया था। जब एक की बात हुई थी बृहत्त्रयी, अगर आपसे पूछ गया कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत जब ये आते हैं तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत और 3 कौन आती हैं, इसको भी आपको शोध करना होता है, जानना होता है, क्योंकि अब आप एमए के विद्यार्थी हो चुके हैं। तो भारवी की रचना क्या है? किरातार्जुनीयम। कितने सर्ग? 18। इसको लक्ष्मयांत नाटक कहते हैं। और माघ का क्या नाम है? माघ का जो महाकाव्य भैया शिशुपाल वधम है। क्या है? शिशुपाल वधम। श्रीहर्ष का नैषधि चरितम। यही तीनों क्या हैं? बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। भारवी में 18 सर्ग, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग, नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं। ठीक है। अब आते हैं भारवी के विषय में, देखते हैं भारवी का जीवन वृत्त और कृतित्व। इसको मैं पढ़ता चलूंगा, आप सुनते चलेंगे। मैं पढ़ता चलूंगा, आप सुनते चलेंगे। ठीक है। भारवी का प्रामाणिक जीवन वृत्त सर्वथा अप्राप्त है। भारवी के विषय में कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं, किंतु उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। पुष्ट तथ्यों के अभाव में इन किंवदंतियों का ही आश्रय लिया जाता है। संक्षेप में ये किंवदंतियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1 किंवदंती क्या है कि दंडी विरचित अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दंडी के पितामह थे। ठीक है। यानी कि जो भैया भारवी थे वो दंडी के दादा थे, यानी कि पिताजी के पिताजी थे। ठीक है। और दूसरी किंवदंती क्या है कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन
के सभा पंडित थे। ठीक है, एक किंवदंती के अनुसार, एक किंवदंती ये भी है कि एक किंवदंती के अनुसार सहसा विदधित न क्रियाम। अब आप ये उक्ति जो है आप अपने माथे पर चिपका लीजिए कि सहसा विदधित न क्रियाम। आप जब इसको अपने माथे पर चिपका लेंगे ना मित्र, तब क्या होगा, जो आप तुरंत सोचते हैं कोई काम तुरंत कर जाते हैं, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। ठीक है, भारवी का अति प्रिय श्लोक था क्या, कौन सा श्लोक, सहसा विदधित न क्रियाम, भारवी का अति प्रिय श्लोक था। ठीक, उसने अपने शयन कक्ष में इसे लगा रखा था। उसके पिता उसकी व्युत्पत्ति और योग्यता वृद्धि के लिए समय समय पर उसे टोकते रहते थे। एक बार भारवी के सम्मान में आयोजित सभा में उसके पिता ने डांट दिया। क्रुद्ध भारवी ने अपने पिता की हत्या का निश्चय किया। रात्रि में घर पहुंचने पर खिड़की से उसे वह श्लोक दिखाई दिया, मतलब रात्रि में घर पहुंचने पर खिड़की से उसे वह श्लोक दिखाई दिया। वह खिड़की के पास रुककर माता पिता का वार्तालाप सुनने लगा। पिता कह रहे थे कि उसकी योग्यता वृद्धि के लिए मैंने उसे डांटा है। यह सुनकर उसका क्रोध शांत हो गया और उसने अनुचित क्रोध के लिए माता पिता से क्षमा मांगी। यानी कि जो भारवी के पिता थे उन्होंने उसको डांटा और भारवी ने सोचा कि मैं इतना करता हूँ धरता हूँ, तब भी हमारे पिता हमको डांट रहे हैं, तो चलो उनकी हत्या कर देते हैं। तो हत्या करने चलते हैं तो उन्होंने देखा खिड़की से कि उनके शयन कक्ष में जो लगाए थे कि सहसा विदधित न क्रियाम, तो पहले तो उस पर उनकी दृष्टि गई, तो जो उसको देखने लगे फिर उन्होंने अपने माता और पिताजी के वचनों को सुना कि माता पिता वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप में यह हो रहा था कि पिता जो है पुत्र की प्रशंसा कर रहे थे, भारवी की प्रशंसा कर रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि हमारे पिताजी तो हमारे लिए इतना सब करते हैं, तो उनको बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने माता पिता से अपनी क्षमा मांगी। और इस किंवदंती का परिवर्धित रूप यह भी है कि भारवी ने पिता से इस अपराध का प्रायश्चित पूछा और उन्होंने कहा कि ससुराल जाकर सेवावृत्ति करो। अब भाई जब भारवी ने कहा कि पिताजी हमने जो यह अपराध किया है इसका दंड हमको चाहिए, तो उनके पिता ने कहा मैं तुमको यही दंड देता हूँ कि तुम जाओ अपने ससुराल में और भैया 1 साल तक कितना जाओ वहाँ पर अपना क्या करो, वहाँ पर सेवावृत्ति करो। ठीक है, उसने वहाँ गौ सेवा का कार्य किया। किसी समय पत्नी की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे एक वणिक से कुछ ऋण लेना पड़ा। अब भाई पत्नी की आवश्यकता जानते हैं आप लोग, कोई पूरा नहीं पाता है, तो भारवी ने रसिकवती या रसिका की मनोकामना को, मतलब कोई उनका वो था आवश्यकता थी उसको पुराने के लिए, वो वणिक के पास गए। वणिक यानी कि व्यापारी से धन मांगने। तो उस व्यापारी ने कहा कि धरोहर के रूप में उसको क्या लेना है। उसने कहा कि धरोहर के रूप में तो हमारे पास कुछ नहीं है, मगर एक उक्ति है कि सहसा विदधित न क्रियाम, यह श्लोक रख दिया। वणिक ने श्लोक का अर्थ समझा और रट लिया। ठीक है, वणिक व्यापार के लिए विदेश गया और कई वर्ष बाद लौटा। उसका छोटा बालक युवा हो चुका था। भाई जो वणिक था वो विदेश गया था, अब उसका पुत्र जब था तब तो छोटा था, मगर क्या जब वो आया, भाई मजे जब गया होगा तो 7-8 साल बाद आया होगा, पुत्र की अवस्था युवा अवस्था हो गई होगी। तो जब लौटा उसका छोटा बालक युवा हो चुका था और माता के पास सो रहा था। ठीक है, वणिक उसे परपुरुष समझकर पुत्र और पत्नी दोनों की हत्या के लिए उद्यत था। सहसा उसे परपुरुष समझकर पुत्र और पत्नी, मतलब सहसा धरोहर का श्लोक स्मरण आया उसको। जब श्लोक स्मरण आया और उसने अपनी पत्नी को जगाया, तब उसे ज्ञात हुआ कि वह परपुरुष नहीं अपितु उसी का इकलौता बेटा है। पुत्र और पत्नी की हत्या से बचाने वाले श्लोककर्ता के प्रति उसने हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। तो मित्र आपको भी इस श्लोक से यह समझना चाहिए कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। कि कहते हैं कि बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा।
बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। ठीक है। भारवी के जन्म स्थान, माता पिता के नाम आदि के विषय में भी विभिन्न किंवदंतियां हैं। एक के अनुसार वह धारा नगरी का निवासी था, उसकी माता का नाम सुशीला और पिता का नाम श्रीधर था। इन सब बातों को हमने देखिए आपको शॉर्ट फॉर्म में बता ही दिया है, तो आप फिर से पढ़ लीजिए कि उनकी पत्नी का नाम रसिकवती या रसिका था। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार उसके पिता का नाम नारायण स्वामी था, उसका वास्तविक नाम दामोदर था। किसका वास्तविक नाम भैया? भारवी का वास्तविक नाम। भारवी उसकी उपाधि थी, किसकी भैया? तो भारवी की उपाधि, जो दामोदर नाम था और भारवी उनकी उपाधि थी। प्रायः सभी विद्वान उसे दक्षिणार्थ मानते थे। अब श्री NC चटर्जी ने उसे ट्रावणकोर जिले का निवासी सिद्ध किया। ठीक है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारवी का जन्म कुशिक गोत्र में हुआ था। चालुक्य वंशी राजा विष्णुवर्धन से उसकी मित्रता हो गई थी। भारवी उसके सभा पंडित थे। भारवी शैव थे। किराता जोनियम सर्ग 18 में उसने शिव स्तुति बड़े भावुक रूप से की है। भारवी का उपनाम आतपात्र भारवी था। सहृदय विद्वानों ने निम्नलिखित श्लोक में कनकमय आतपात्र सोने की छाता की उपमा को अति सुंदर मानकर कवि का नाम आतपत्र भारवी रख दिया। उत्फुल्ल स्थल नलिनी वनादाम उष्मः दोद्धृत सरजिजः संभवा परागः वात्या अभिर्वीयति विवर्तितः समन्नातः दाधते कनकमया आतपत्रम लक्ष्मीम। ठीक है। गुलाब के वन में खिले हुए हैं, गुलाब के वन खिले हुए हैं। हवा का झोंका पराग को आकाश में उड़ाकर चारों ओर फैला रहा है। चारों ओर हुआ और मध्य में दंडाकार पराग सुवर्ण छत्र के तुल्य शोभित हो रहा था। वस्तुतः सुवर्ण छत्र का यह काल्पनिक रूप अत्यंत रमणीय है। कृतत्व संप्राप्ति यानी कि इनकी कृति क्या है? कृतत्व यानी कि संप्राप्ति भारवी का केवल किरातार्जुनी नामक महाकाव्य ही प्राप्त होता है। इसके उदात्त गुणों के कारण ही इसकी गणना बृहत्त्रयी में है। बृहत्त्रयी में अन्य दो महाकाव्य हैं, माघ चरित्र, माघ रचित जो है शिशुपाल वध है, और श्रीहर्ष रचित नैषधि चरित्र है। ठीक है। अब किरातार्जुनीयम की आप संक्षिप्त कथा जान लेते हैं हम और आप। कहते हैं कि इसमें कौरवों पर विजय प्राप्ति के लिए अर्जुन का हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करना, किरात वेशधारी शिव से युद्ध और प्रसन्न शिव से पशुपात्र अस्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। सर्गानुसार संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। सर्ग 1 में क्या है? दूत वनेचर का आकर युधिष्ठिर से मिलना, दुर्योधन के शासन प्रबंधन का वर्णन तथा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा कौरवों के प्रति कर्तव्य विषयक संवाद है। तो आपको प्रथम सर्ग में यही सब मिलेगा कि वनेचर जाता है, वृतांत देखिए, वृतांत जब लेकर आता है तब वो युधिष्ठिर को वृतांत बताता है कि दुर्योधन की जो शासन व्यवस्था है किस प्रकार चल रही है। आखिरकार दुर्योधन राजा मतलब कि मंत्रियों से, अमात्यों से और अपनी प्रजाओं से किस प्रकार अपनी कृतज्ञता दिखा रहा है, ये सब बातें हैं। तो सर्ग 2 में युधिष्ठिर भीम का संवाद, व्यास का आगमन है। और सर्ग 3 में युधिष्ठिर व्यास संवाद है और व्यास का अर्जुन को पशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए हिमालय पर जाने का आदेश, अर्जुन का प्रस्थान। सर्ग 4 में क्या है? शरद वर्णन है। सर्ग 5 में हिमालय वर्णन है। सर्ग 6 में हिमालय पर अर्जुन की तपस्या, तपोविघ्नार्थ इंद्र की अप्सराओं को भेजना। सर्ग 7 में गंधर्वों और अप्सराओं के विलाप का वर्णन। सर्ग 8 में
गंधर्वों और अप्सराओं के उद्यान क्रीड़ा और जल क्रीड़ा। सर्ग 9 में सायंकाल और चंद्रोदय वर्णन, सुरत वर्णन तथा प्रभात वर्णन। सर्ग 10 में वर्षादि वर्णन, अप्सराओं का चेष्टा वर्णन तथा उनका प्रयत्न वैफल्य। सर्ग 11 में मुनि रूप में इंद्र का आगमन, इंद्र अर्जुन संवाद, इंद्र का पशुपत अस्त्र प्राप्त्यार्थ, अर्जुन को शिव आराधना का उपदेश। सर्ग 12 में अर्जुन की तपस्या, शुकर रूप में मूक दानव का अर्जुन वच्यार्थ आगमन और किरात वेशधारी शिव का आगमन। ठीक है। सर्ग 13 में आपने जाना कि शुकर रूपधारी मूक दानों पर शिव और अर्जुन के बाणों का प्रहार, वराह मृत्यु बाण के विषय में शिव के अनुचर और अर्जुन का विवाद। सर्ग 14 में सेना सहित शिव का आगमन और सेना के साथ अर्जुन का युद्ध। सर्ग 15 में चित्र युद्ध वर्णन है। सर्ग 16 में शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध है। सर्ग 17 में सेना के साथ अर्जुन का युद्ध और अर्जुन का युद्ध और सर्ग 18 में शिव और अर्जुन का बाहु युद्ध, शिव का वास्तविक रूप में प्रकट होना, इंद्रादि का आगमन, अर्जुन को पशुपत अस्त्र की प्राप्ति, इंद्र आदि का अर्जुन को विविध अस्त्र देना, सफल मनोरथ अर्जुन का युधिष्ठिर के समीप पहुंचना। ये सब था 18 जो आपके सर्ग थे उनकी संक्षिप्त कथा थी और इनको संक्षिप्त ही जानना है मित्र। उन्होंने कहा कि अब क्या पूरा थोड़ा पढ़ना है एक महाकाव्य, उसका सामान्य परिचय जानना है। आपको भारवी की रचना पहुंच सकती है या उसमें सर्ग पहुंच सकता है या उसके लेखक पहुंच सकता है या कि भारवी अर्थ गौरव या भाषा शैली क्या होती है ये भी पहुंच सकता है या किरातार्जुनीयम की संक्षिप्त कथा पहुंच सकता है। ये सब बातें आप जानेंगे। आप पहले ही सेमेस्टर में जब बीए में एडमिशन लिए होंगे तभी आपको किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य का प्रथम सर्ग पढ़ने को मिला था, तो आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा। अब भारवी की शैली क्या है इसको मैं बताता हूँ। भारवी महाकवि भारवी संस्कृत साहित्य के दिव्यमान रत्नों में से एक हैं। उनका महाकाव्य बृहत्तरेय का प्रथम रत्न है। भारवी भाषा, भाव, काव्य सौंदर्य, रस परिपाक, वर्णन वैचित्र, अलंकार प्रयोग, विविध छंदो योजना और शास्त्रीय पांडित्य के सुंदर निदर्शन हैं। उसकी भाषा में प्रौढ़ता, ओज, प्रवाह और शक्तिमत्ता है। उसका शब्द संचय भावानुकूल है, भावानुसार कहीं प्रमाद है, कहीं माधुर्य है और कहीं ओज है। भाषा में शैथिल्य का नितांत अभाव है। मनोभाव उदात्त कल्पनाओं और गंभीर विचारों का एक रत्नाकर ही है। अर्थ गंभीर और अर्थ गौरव की जितनी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी ही है। पद पद पर अर्थ गौरव, उसके वैदुष्य और गंभीर चिंतन का परिचायक है। भारवी ने प्रायः सभी रसों का अत्यंत कुशलता के साथ प्रयोग किया है। श्रृंगार और वीर रस उसके अति प्रिय रस हैं। किनके भैया? भारवी के। इनके भेद और उपभेदों तक का सम्मिलित भाषा में प्रयोग है। अलंकारों के प्रयोग में उसकी जादूगरी दर्शनीय है। 15वें सर्ग में चित्रालंकारों की बहुरंगी छटा इंद्रधनुष की क्रांति को भी निष्प्रभ कर देती है। कहीं एक ही अक्षर वाले श्लोक तो कहीं 2 अक्षर वाले, कहीं पाद आदि यमक है तो कहीं पदांत आदि यमक, कहीं गोमूत्री बंध है तो कहीं सर्वदोभद्र, कहीं एक ही श्लोक सीधा और उल्टा एक ही होता है तो कहीं पूर्वार्ध और उत्तरार्ध एक ही होता है। कहीं 2 पद समान हैं तो कहीं चारों पद एक ही हैं। कहीं अद्यांत यमक है तो कहीं श्रृंखला यमक,
कहीं निरोष्टवर्ण श्लोक है तो कहीं अर्थभ्रामक, कहीं द्वैअर्थक और त्रैअर्थक श्लोक हैं, तो कहीं 4 अर्थ वाले भी श्लोक हैं। वस्तुतः भारवी संस्कृत काव्यों में रीति शैली का जन्मदाता है। उसके ग्रंथ के आरंभ में श्री शब्द तथा सर्गांत श्लोक में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग उसकी प्रमुख विशेषता है। माघ ने शिशुपाल में इसी शैली का अनुसरण किया। भारवी का प्रकृति चित्रण, अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का चित्रण अत्यंत मनोरम और प्रशंसनीय है। उसने विविध छंदों का प्रयोग करके अपनी छंदो योजना संबंधी दक्षता प्रदर्शित की है। उसका काव्य सौंदर्य नारखेल फल संमितम माना गया है, जो बाहर कठोर किंतु अंदर अत्यंत मधुर है। वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण, नीति, राजनीति, ज्योतिष, भूगोल, कृषि और कामशास्त्र आदि से संबंध वर्णन उसके आगाध पांडित्य के सूचक हैं। भारवे अर्थगौरवम, भारवी प्रकृत मधुरा, भार विगिरह आदि सूक्तियां वस्तुतः कवि की गरिमा को प्रकट करती हैं। आपसे यही प्रश्न आया था इससे पहले के पेपर में कि भारवे अर्थगौरवम उक्ति को क्या कीजिए भैया, परिभाषित कीजिए। तो हमने भी इसको ले जाकर आपके समक्ष रख दिया है। तो भारवी का वैदुष्य व्यापक है। उसने जीवन की ऊंच नीच सभी अवस्थाओं का व्यतिरिक्त अनुभव प्राप्त किया था। अतएव उसके सैकड़ों सुभाषितों में वेद, दर्शन, नीति, राजनीति, पुराण, ज्योतिष, कामशास्त्र, कृषि, काव्यशास्त्र, अलंकार शास्त्र एवं नाट्यशास्त्र आदि का आगाध पांडित्य मिलता है। यहाँ पर उदाहरण रूप में कुछ अर्थगौरव वाले पद प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ये सभी अर्थांतरन्यास के उदाहरण हैं। तो इन शब्द को आप बेखूबी से पढ़ सकते हैं, इनको ज़्यादा समझना है नहीं। यह है कि भारवे अर्थगौरव को आप अच्छी तरह से जान लेंगे। मैं इनका नोट्स बना ही रहा हूँ अच्छे से, तो आपने भारवे अर्थगौरव को जान लिया। आप इसको पढ़ लेंगे बड़ी अच्छी तरह से, ऐसे वीडियो को धीरे धीरे करके, ठीक है। और ये जरूर पढ़ लेना आप लोग, भारवे अर्थगौरव। अब आपको ऐसा ये भी मिल सकता है, आपको उपमा कालिदासस्य, ठीक, ये भी आपको प्रश्न में आ जाएगा कि उपमा कालिदासस्य को व्याख्यायित कीजिए। और ये भी आ सकता है आपको कि माघे संति तयो गुणा, इसको भी परिभाषित करने को आ सकता है। और भारवे अर्थगौरव तो ये तो आया ही था। तो आज के व्याख्यान में बस इतना ही मित्र। मिलेंगे अगले व्याख्यान में। आपके समक्ष आएंगे या तो क्षेमेंद्र जी या तो आएंगे माघ जी, या तो माघ और क्षेमेंद्र को मैं एक में ही समेट लूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले व्याख्यान में।